देखिए भाई, स्टार्ट करें हम लोग। तो अभी तक आप जितना पढ़ चुके हैं कंप्यूटर, उसमें आपने सबसे पहले पढ़ा है नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद आप नंबर सिस्टम में जो है 3 टाइप के क्वेश्चन आपके रहते हैं। एक आपका रहता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में डेसिमल से सभी में और सभी से डेसिमल में। फिर इसके बाद इसमें एक टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको अननोन की वैल्यू बतानी होती है। अननोन का मतलब ऐसे आपको दे दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से, और उसमें कहा जाता है कितने पेयर होंगे, पहला ये टाइप का क्वेश्चन, और दूसरा होता है आर की वैल्यू या एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हमने आपसे बताया था नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि अगर तीन डिजिट का डेसिमल नंबर हो, 3 डिजिट का डेसिमल नंबर हो, और आपको पता करना हो कि इसके सबसे बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बाइनरी बिट ज़रूरत होंगी। याद है 2 की पावर 30 करके करते थे आप लॉग लेकर के, 3.3 से मल्टीप्लाई आप कर देते हो, ठीक है। 30 बिट का अगर जैसे 30 डिजिट का नंबर है, कितनी बिट ज़रूरत होंगी, तो हम लोग 3.3 का उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फिर जब नंबर सिस्टम के बाद बात आई तो हमारी आई किसकी, बुलियन अलजेब्रा की, ठीक है। या इसी के पहले एक चीज़ और था हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट्स और साइन मैग्नीट्यूड। तो इसमें आपको रेंज जो है वो हमेशा याद होनी चाहिए, पेपर टाइम पे ही नहीं, परमानेंट आपको रेंज ये याद रखनी है, ठीक है। भूल जाते हो तो इसको डेली डेली आप रिवाइज करें, ठीक है। फिर रेंज के बाद में अगर कोई नंबर दिया गया जैसे 23 है और आपसे पूछा जाए इसको साइन मैग्नीट्यूड में कैसे लिखेंगे, इसी को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, इसी को टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, तो डेसिमल से इसमें रिप्रेजेंटेशन और इनसे डेसिमल। जैसे आपसे कहा जाए कि 10110 जो है ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में है, तो ये डेसिमल में क्या होगा, ठीक है। तो डेसिमल इसका कन्वर्ट करना आना चाहिए। पहली बिट अगर हमारी 1 है तो नेगेटिव होगा, फिर इसका टूज निकालेंगे और फिर वो माइनस लगा करके नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कोई भी बाइनरी जो है वो आपको दी गई है इसमें, तो इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा, इसमें तो इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा, और इसमें तो इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसी में आपका डिवीजन टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। याद है आपको कि आपसे जैसे कहा गया टूज कॉम्प्लीमेंट में 1011 है और ऑप्शन है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, 1010110101011101011101। तो कह रहे हैं कि ये भी टूज कॉम्प्लीमेंट के सारे नंबर हैं और ये भी टूज कॉम्प्लीमेंट का नंबर है, तो इसमें से कौन सा नंबर इससे डिविजिबल होगा। तो हम लोग सभी के डेसिमल निकाल लें, इसका भी डेसिमल, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो जैसे मान लो ये 16 आ गया, ये 18 आ गया, ये 5 आ गया और ये 10 आ गया, ठीक है। और ये मान लो आपका आ गया 9, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसमें से कौन सा नंबर इससे डिविजिबल होगा, ये वाला डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बात की थी आपसे कौन सी, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की, जिसकी क्लास अभी हमने थोड़े दिन पहले की थी, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें बेसिकली होते तो जर्नलाइज भी हैं, बट स्टैंडर्ड हमारे 2 होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, सिंगल प्रिसीजन, और एक होता है आपका डबल प्रिसीजन। इसमें हमारी 32 बिट होती हैं, इसमें 64 बिट, 1 बिट साइन के लिए, 11 बिट उसके लिए, बाकी 51 52 इसके लिए। ऐसे इसमें 1 बिट उसके लिए और 8 बिट जो है एक्सपोनेंट के लिए, और बाकी 23 बिट किसके लिए, मेंटिसा के लिए। इसमें जो आपका बायस होता है वो 127, इसमें जो बायस होता है 1023 होता है। बायस निकालने का तरीका 2 की पावर k माइनस 1 से, 3 बिट है तो 2 की पावर 3, अगर इसमें 8 बिट यूज हो रही है तो 2 की पावर 8 माइनस 1। तो इसमें भी हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे थे। कौन कौन से क्वेश्चन, कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है, ठीक है, कोई भी नंबर डेसिमल लिखा है
जैसे मान लो 17 ही लिखा है और इसको हमें लिखना हो सिंगल प्रिसीजन में, तो कैसे लिखेंगे? और अगर कोई नंबर सिंगल प्रिसीजन में ऑलरेडी गिवन है इस तरीके से, ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें कैसे लाएंगे? तो हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेते हैं पूरा, और फॉर्मेट बनाने के बाद पहले का मतलब एस होता है, दूसरे का 8 बिट का मतलब एक्सपोनेंट, आगे का मतलब मेंटिसा। और हमने आपको फार्मूला बताया था -1 की पावर एस 1 पॉइंट m इंटू 2 की पावर e माइनस बायस, ठीक है, e माइनस बायस। तो इससे हम लोग वैल्यू निकाल करके काम करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमने इसमें नंबर से रिलेटेड पढ़ी थी। फिर अगर हम लोग इसके बाद जाएं तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या? बुलियन या लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में जो हमने सीखा था वो एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एंड का मतलब एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स बार, और एक्स एंड वाई का कॉम्प्लीमेंट, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, एक्स एक्स और वाई। इसका एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए आपको, एक्स वाई बार। और एक्स नॉर का मतलब ऐसे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स और का नॉट, या फिर ऐसे लिखे हम लोग इसको, ठीक है। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्स वाई और एक्स बार वाई बार, ठीक है। तो इतना आपको ये पता होना चाहिए। फिर इन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखते हैं किसको? बुलियन को। तो बुलियन में हमने आपसे कहा है कि अगर क्वेश्चन आपका छोटा हो, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन एक्सप्रेशन जो है वो कैसा हो? स्मॉल हो, छोटा हो, तो आप बुलियन अलजेब्रा के ही कॉन्सेप्ट लगाकर कर लें। और अगर ये एक्सप्रेशन बड़ा होता है तो के मैप लगा करके सॉल्व करें, ठीक है। और के मैप में हमने क्या क्या पढ़ा है? के मैप में हमने ये पढ़ा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, लेकिन इनके लिए पहले कैनोनिकल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म उसकी होनी चाहिए, तब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। और इसमें एक तो सिंपल होता है, दूसरा हमारा होता है डोंट केयर कंडीशन का, ठीक है। इसमें पेयर बनाते समय आपको ध्यान रखना होता है कि सारे 1 कवर हो, सबसे कम पेयर बने, सबसे बड़े पेयर बने। सारे 1 कवर हो, सबसे कम पेयर बने, सबसे बड़े पेयर बने। इस तरीके से इसको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। फिर जो भी आपके टेस्ट में क्वेश्चन आते जा रहे हैं उनकी हमने पहले भी बोला है, अपनी कॉपी बना ले अलग से, ठीक है, और उन क्वेश्चन को करते रहें, एग्ज़ाम टाइम पर देख करके जाना है आपको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट की। तो वैसे आपके पास 2 सर्किट होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशनल और एक होता है सीक्वेंशियल, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। तो सर्किट का मतलब क्या है? जैसे अगर हम लोगों ने अभी देखा आपने कि जैसे आपने ये पढ़ा, मान लो ये आपने पढ़ा, तो अगर हमें इसका डायग्राम बनाना हो, सर्किट बनाना हो, तो आप क्या करेंगे? x और y लेंगे, ठीक है। तो ये x एंड y होना है, तो x एंड y ऐसे कर दोगे, करोगे कि नहीं? फिर आपको x लेना है और y का नॉट लेना है, एंड करना है, और फिर दोनों का और करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्किट जो है वो तैयार हो जाता है। तो इस सर्किट को ही हम लोग बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता होगा कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में? तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि जैसे ये सर्किट है ना, ये केवल डिपेंड कर रहा है आपका एक्स और वाई पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स और वाई पे। एक्स और वाई का मतलब है जो आपके इनपुट है, जो आपके इनपुट है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सीक्वेंशियल की खासियत होती है कि इसमें एक अलग से इनपुट दिया जाता है, एक इनपुट अलग से दिया जाता है, और उस इनपुट को बोला जाता है कि ये सर्किट हम जब अनेबल करेंगे, जब इस सर्किट को क्या करोगे आप, एक क्लॉक पल्स होगी। क्लॉक पल्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अभी ये इनपुट है, तो क्लॉक पल्स जो है उसकी वैल्यू मान लो 1 है, ठीक है। फिर इनपुट हमने चेंज कर दिए तो क्लॉक पल्स की वैल्यू चेंज हो गई, 2 हो गई नेक्स्ट टाइम। मतलब एक आप ऐसे कह सकते हो स्टेट। जैसे कैसे एग्जांपल आपको बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टास्क कर रहे हो, तो अभी आप अगर कोई टास्क कर रहे हो सुबह से शाम तक, तो हमने क्या किया, बस हम ये देख रहे हैं कि कितना टास्क आपने कंप्लीट किया।
सुबह से शाम तक आपने कोई काम किया तो हमने ये चेक किया आपने कितना कंप्लीट किया। लेकिन कोई बंदा जो है वो ऐसे चेक कर रहा है कि कितना कंप्लीट किया और किस समय पर क्या कंप्लीट किया, कितना कंप्लीट किया और किस समय पर क्या कंप्लीट किया। तो किस समय का मतलब क्या हुआ कि वो एक पैरामीटर और रख रहा है साथ में, ठीक है। हमें अल्टीमेट मतलब है कि आप पहले करो बाद में करो कभी भी करो, शाम को टोटल कितना हुआ। और एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने इतने से इतने बजे के बीच में क्या किया, इतने बजे से इतने बजे के बीच में क्या किया। तो ये हमारी बोली जाती है क्लॉक पल्स। तो ऐसे ही सर्किट होता है, तो सर्किट का मतलब है कि जब ये इनपुट था तो इसने क्या वर्क किया, वर्क करने के बाद इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आया, कुछ ना कुछ आउटपुट आया, उस आउटपुट को फिर से उसने इनपुट के तौर पे यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ, किसी आउटपुट को फिर से इनपुट के तौर पे यूज करो। तो जैसे मान लो आपने 11 बजे से 12 बजे तक कोई काम किया, उससे कुछ रिजल्ट आया, ठीक है। फिर आपने उसी रिजल्ट को यूज किया किसके लिए, 12 से 1 के लिए। 12 बजे से 1 कर रहे हो तो जो पहले का आउटपुट था वो उसमें आपने यूज किया, फिर इसका आउटपुट आया तो फिर अगले वाले में आपने इनपुट के तौर पे यूज किया, ठीक है। और एक तरीके का काम ऐसा हो सकता है कि आप कोई टास्क करो 1 घंटे में वो कंप्लीट, फिर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, फिर आपने अगले घंटे में किया, उसमें जो कुछ आउटपुट इनपुट आया लेकिन उसके आउटपुट से हमें कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट आर दूसरा काम है। तो जो सीक्वेंशियल होता है इसमें प्रीवियस लेकर के चलते हैं और साथ साथ में एक क्लॉक पल्स होती है। इसमें हमें प्रीवियस से कोई मतलब नहीं है, क्लॉक से कोई मतलब नहीं है, मतलब जो प्रेजेंट में काम होना है उस पर हम लोग बात करते हैं। क्लियर हो गई बात। प्रेजेंट का मतलब जो इनपुट है उससे हमें मतलब है, जो हमें इनपुट दिख रहा है उससे हमको मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल का अंतर होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में आप पढ़ते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, तो इसमें लिखा हुआ है कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ सर्किट इन विच वी कंबाइन द डिफरेंट गेट इन द सर्किट, फॉर एग्जाम्पल इनकोडर डिकोडर। तो ये तो एग्जाम्पल हो गए। यहाँ से सिंपल से आपसे कहा गया एक या एक से ज़्यादा सर्किट को हम मिला दें तो उसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा कैसे, जैसे गेट थे हमारे पास तो 2 4 5 गेट मिला करके हमने एक सर्किट तैयार कर दिया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन। ये एग्जाम्पल है, इनके बारे में भी समझेंगे। फिर कह रहे हैं कुछ खासियत होती हैं हमारी कॉम्बिनेशनल की, क्या होती हैं, आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट एट एनी इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब समझते हो आप, इंस्टेंस, तो इंस्टेंस का मतलब होता है करंट सिचुएशन, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस, समझ रहे हो। जैसे मान लो आप पढ़ाई करने आए कोचिंग और आप सुबह से शाम तक पढ़ने के लिए बैठे, लेकिन बाय द वे जब हम देखें तो आप पढ़ते हुए नहीं मिले, तो वो आपका जो है इंस्टेंस वो है कि आप पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। बाकी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द लेवल ऑफ रिप्रेजेंट एट इनपुट टर्मिनल, ठीक है। मतलब जो इनपुट है उससे उसको मतलब है इंस्टेंट टाइम पर, मतलब जिस समय वो वर्क कर रहा है उस समय उसको इनपुट से केवल मतलब है, क्या इनपुट है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। फिर यहाँ पर है द कॉम्बिनेशनल सर्किट डू नॉट यूज एनी मेमोरी, इसमें कोई भी मेमोरी यूज नहीं होती। मेमोरी का मतलब वही हुआ जैसे हमने कहा जो पिछला आउटपुट इनपुट है उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरी कोई यूज नहीं होती है। द प्रीवियस स्टेट ऑफ इनपुट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट स्टेट, मतलब अभी जिस स्टेट में है उसको प्रीवियस स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट का मतलब जो पहले एक बार काम हो चुका है, जो सर्किट का आउटपुट आ चुका है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आगे अ कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन हैव एन नंबर ऑफ इनपुट एंड एन एम नंबर ऑफ आउटपुट। एन इनपुट हो सकते हैं, एम आउटपुट, मतलब 3 इनपुट 4 आउटपुट, 2 इनपुट 1 आउटपुट, या 2 इनपुट 5 आउटपुट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ कॉम्बिनेशनल सर्किट की डेफिनेशन। अब इसमें एग्जाम्पल वाइज देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या। ये तो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम समझते हो आप, किसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट टाइप का हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट क्या है, मतलब कि अगर हम लोग इसको बात करें कि ये कोई सर्किट है, अच्छा ये बॉक्स बनाने का मतलब समझते हो आप, हाँ
हाँ, तो इस ब्लॉक का मतलब, बॉक्स का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ टास्क होगा, यहाँ से कुछ इनपुट जाएंगे, इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा सर्किट बना होगा, उससे कुछ ना कुछ टास्क कंप्लीट होगा और उसके बाद में आपका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो आपके पास n लाइन है और m आउटपुट है। मतलब अभी हमें कोई ये मतलब नहीं है, कितने भी आउटपुट कितने भी इनपुट हो सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में, सिर्फ इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके बाद बात करें तो ये एग्जाम्पल आपके आते हैं। तो एक होता है हमारा हाफ एडर। क्या होता है हमारे पास? हाफ एडर। तो हाफ एडर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास ए और बी दो इनपुट होते हैं। क्या होते हैं भाई? ए और बी दो इनपुट होंगे और यहाँ से दो आउटपुट होते हैं, ठीक है। दो इनपुट होंगे ए और बी और दो आपके आउटपुट होंगे एस और सी, हाफ एडर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब आपके पास दो इनपुट होंगे तो आपको पता है टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे कि नहीं। तो अगर इन दोनों को जोड़ दो आप, तो जोड़ने से 0 + 0 0 बनेगा, कैरी कितना बचेगा? 0, 0 + 1 कैरी, 1 + 0 1 कैरी 0 और 1 + 1 0 और कैरी 1, ठीक है। तो इसका मतलब सीधे से ये समझो, 2 बिट को जोड़ना है, 2 बिट को जोड़ने पर सम ऐसा हो सकता है और कैरी ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाना चाहें, डायग्राम, तो सबसे पहले किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए उसकी इक्वेशन होना ज़रूरी है हमारे पास। क्या होना ज़रूरी है? इक्वेशन। तो हमने आपको सिखाया है ये बुलियन में कि अगर जैसे s की इक्वेशन चाहिए आपको, तो जहाँ जहाँ s में 1 है वो टिक कर लो आप, s में जहाँ जहाँ 1 है उनको टिक कर लो, और 1 के सामने आपको देखना है तो a बार b लिखेंगे, a बार b, ठीक है, और ए बी बार, ठीक है, अगले वाले 1 के लिए। ऐसे अगर हमें c की इक्वेशन लिखनी है तो हम c वाले में देखेंगे 1 कहाँ है, तो 1 यहाँ पर है, तो इधर अगर देखेंगे तो आप क्या लिखोगे? a और b। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ए बी इनपुट दे रहे हो, इस इक्वेशन में रखोगे तो s मिल जाएगा, इस इक्वेशन में रखेंगे तो c मिल जाएगा। आप रख करके देख लो, 0 0 रखोगे, हाँ 0 0 तो c की वैल्यू 0, यहाँ पर अगर 0 1 रखोगे तो c की वैल्यू 0, 1 0 रखोगे तो c की वैल्यू 0, 1 1 रखोगे तो c की वैल्यू 1, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये टेबल है, इस टेबल की ये इक्वेशन है, समझ रहे हैं? ये इक्वेशन किसकी है? इस वाले कॉलम की s वाली है, इस वाले कॉलम के आउटपुट की c वाली है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका अगर हमें सर्किट बनाना हो, सर्किट, तो आप कैसे बना सकते हो? कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास होती है तो आप सर्किट तो बना ही लेते हो। आप लिखोगे ए बी, आपको पहले क्या लेना है? ए बार बी। वैसे अगर हम लोग देखें तो अगर इसको हम ऐसे कर दें ना, तो ये ऑटोमेटिकली यही हो गया हमारा, समझ रहे हो? अलग अलग बना लो या सीधे ये एक्सऑर ही तो लिखा है, ये इक्वेशन किस चीज़ की है? एक्सऑर की। तो ए और बी का एक्सऑर करोगे तो सीधे सीधे एस मिल जाएगा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब आप कह सकते हो ये एस मिल गया। और सी लेने के लिए हम लोग क्या करें? एंड कर दें, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाफ एडर का जो सर्किट बनेगा वो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझ पा रहे हो? अगर ये नहीं करना चाहते हो आप तो क्या कर सकते हो? इस वाली इक्वेशन की बनाओ, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाओगे आप? ए बार लेंगे पहले आप, फिर आप बी लेंगे और एंड गेट लगाओगे, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग यहाँ से बी बार लेंगे और ए लेंगे, एंड गेट लगाएंगे और इन दोनों के बीच में और लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला बन गया एस और नीचे वाला सी। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे रिलेटेड? तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि हाफ एडर से हम कितनी बिट ऐड कर सकते हैं? हाफ एडर से कितनी बिट ऐड कर सकते हैं? बोलो। 2 बिट ऐड कर सकते हो। 2 बिट क्यों? 0 0 तो 2 बिट ऐड हुई हैं। या फिर ये नहीं करोगे तो ये वाली कर पाओगे,
ये नहीं कर पाओगे तो ये वाली करोगे, ये नहीं करोगे तो ये करोगे। 2 बिट आप हाफ एडर में यूज कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इक्वेशन पूछ ली जाती है कभी सम की इक्वेशन क्या होगी या कैरी की इक्वेशन क्या होगी, तो ऐसे होगी। तीसरी चीज़ इसमें ये पूछ ली जाती है कि हाफ एडर बनाने के लिए XOR गेट कितने ज़रूरत होंगे, तो XOR गेट कितने ज़रूरत होंगे, 1 ज़रूरत होगा। एंड कितने ज़रूरत होंगे, 1। लेकिन लिखा होगा उसमें क्या कि हाफ एडर बनाना है XOR की हेल्प से, तब एंड गेट कितने ज़रूरत होंगे, तब 1 ज़रूरत। और अगर XOR नहीं बोला जाएगा, पूछा जाएगा हाफ एडर बनाने के लिए सिंपल अगर हम बनाएं तो एंड गेट कितने लगेंगे, तो फिर एंड गेट 3 लगेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया? आप नोट कर लें इसके बारे में। इसको ऊपर करो फैन, और ऊपर, बस। समझ गए ना आप? अगर आपको एक एक बिट जोड़नी है तो आप हाफ एडर का यूज कर सकते हो। हो गया नोट? जल्दी जल्दी करो भाई। देखें, तो इसके बाद बात आती है हमारी किसकी, फुल एडर की। ठीक है, तो फुल एडर और हाफ एडर में अंतर इतना ही है कि ये तो सेम है, उसमें भी एस था और सी था, इसमें भी एस है और सी है, बट इधर चेंज है। उसमें इधर 2 थे, इसमें 1 एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है इसको हम लोग बोलते हैं सी इन। सी इन का मतलब कैरी इन, क्या बोलते हैं, कैरी इन, और उसको बोलते हैं हम लोग कैरी आउट। तो इन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आपने कोई 2 बिट जोड़ रखी थी पहले से, कोई बिट आपने जोड़ रखी थी, किससे, पहले से जोड़ रखी थी, तो इसका जो कैरी आउट हुआ है वो कितना हुआ है, 1। कैरी आउट जो हुआ है वो कितना हुआ है, 1। अब मान लो आपको दोबारा से जोड़ना है, इनको दोबारा से इनको जोड़ना है, तो अगर इनको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 1 आएगा, लेकिन हम अगर ध्यान रखें कि पीछे एक कैरी भी बची हुई है, क्या ध्यान रखें कि जो पहले सम हुआ था उसकी एक कैरी रिमेनिंग है, तो उसकी कैरी उठा लें, और ये 2 बिट हमारी है, इनको अगर पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और नहीं 1 1 0 और 1।
तो इस वाले को हम लोग बोलेंगे कैरी इन और इसको बोलेंगे कैरी आउट। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब जो पहले सम किया था उसकी जो कैरी आई थी तो वहाँ पर तो वो आउट थी, बट हम जब इसको आगे यूज करेंगे तो वो इन का काम करेगी। भाई अगर हम पहले जब सम किए थे तब तो ये 1 जो है वो आउट की तरह था, इसके सम के लिए कैरी आउट है, बट ये कैरी उठ करके जब दूसरे में हम लगा रहे हैं तो इस सम के लिए ये कैरी इन होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पहले हम केवल 2 बिट जोड़ पा रहे थे, अब हम 3 बिट जोड़ सकते हैं। कितनी जोड़ सकते हैं? 3 बिट को आपस में, 1, 2 और 3। ठीक है, पहले इसका यूज था नहीं तो 2 ही बिट जोड़ रहे थे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फुल एडर में हम लोग कितनी बिट ऐड कर सकते हैं? 3 बिट। ठीक है, बस होना वैसे ही है जैसे हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर ए है, कितने इनपुट हैं आपके पास? 3 इनपुट। ठीक है, एक इनपुट है ए, एक है बी और एक है सी इन। तो अगर 3 इनपुट हैं तो 8 आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 3 इनपुट होंगे अगर तो आपके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे इस तरीके से। पहले लिखते हैं 4 4 बार, फिर 2 2 बार, फिर 1 बार। अब आउटपुट आपके कितने हैं? 2। ठीक है, एक आउटपुट है एस, एक आउटपुट है सी आउट। तो इसका मतलब हुआ इनका सम करो तो 0 और इनसे कैरी क्या आई? 0। इनका सबका सम करें तो कैरी, इनका सम करें तो कैरी, इनका सम करें तो कैरी, सम करें तो इसका करें तो, और फिर फिर 1 1 ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया आपको? यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? सम, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? कैरी। तो अब अगर हमको यहाँ पर सम की इक्वेशन लिखनी है, एक बार फिर से देखिएगा सीओ, अगर हमको यहाँ पर क्या लिखना है? सम की इक्वेशन, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 1 वाले मार्क करेंगे, 1 वाले। तो इस 1 से ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ने का तरीका क्या होगा? ए बार बी बार सी इन। ठीक है, सी इन। तो इसको सी इन की जगह हम लोग सी पे नहीं होगा तो सी इन की जगह इसको कुछ सी लिख लें केवल समझने के लिए। ये सी है, ये सी आउट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना? सी। फिर अगले वाले 1 के लिए देखोगे तो ए बार बी और सी बार। फिर इस वाले के लिए देखेंगे तो ए बी बार सी बार। अगले वाले के लिए देखेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी। तो ये एस की एक्सप्रेशन बन गई हमारी। और फिर ऐसे अगर हमें एक्सप्रेशन बनानी है किसकी? सी आउट की। तो सी आउट की बनाओगे तो इसके लिए 1 जहाँ जहाँ होंगे वो टिक करोगे आप। ठीक है, तो इस 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 0 ए बी, मतलब ए बार बी सी। फिर हम लोग किसके लिए लिखेंगे? इसके लिए तो ए बी बार सी। और फिर अगला ए बी सी बार और ए बी सी। क्लियर है कि नहीं? तो आपको ये 2 इक्वेशन मिल जाती हैं। अब जब ये 2 इक्वेशन आपको मिलती हैं तो चाहो तो ऐसे ही इनका डायग्राम बना दो और चाहे तो इनको सिंप्लीफाई करके डायग्राम बनाओ। समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन हो उसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं अगर हो सकती है वो। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से देखो सी बार ए बी कॉमन आ जाएगा, तो ए बी कॉमन आएगा तो सी सी बार बचेगा। ऐसा होगा ना, ए बी और सी प्लस, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल ए बी लिख सकते हो आप इसको, बोलो ए बी। अब अगर देखें यहाँ से तो सी कॉमन आ सकता है, इससे सी कॉमन आ सकता है, लेकिन ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अगर कुछ समझ में आए तो ऐसे तो बना ही सकते हो ना आप इतने का। कैसे बनाओगे? अगर सी आउट के लिए केवल बनाना हो, सी आउट के लिए तो आप पहले ए बार लेंगे, फिर बी लेंगे, फिर सी लेंगे और इन पर सब पर एंड लगा देंगे। फिर ऐसे इस पर ए लेंगे, बी बार लेंगे, सी लेंगे, फिर एंड लगा देंगे। फिर ऐसे ए बी लेंगे,
ए और बी, ठीक है, यहाँ पर एक और एंड ए बी पर, ठीक है। फिर उसके बाद में एक जोर लगा देंगे, ठीक है। तो ये सी की इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं आप? पहले हमने क्या किया, ए बार लिया, बी लिया, सी लिया, एंड तीनों एंड लगे हैं, एंड लगाया। फिर हमने क्या लिया, ए बी बार सी, फिर एक आगे लेंगे कौन सा, ए और बी, तीनों पर हमारा और लगाया, तो हमने ओवरऑल क्या लगा दिया, और लगा दिया। क्लियर है? तो आपको अभी इतना नहीं याद रखना है, ये चीज़ नहीं भी बना पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मेन चीज़ जो आपके एग्जाम में आती है वो ये आती है कि हाफ एडर से कितनी बिट जोड़ सकते हैं। तो कितनी बिट, 3 बिट। हाँ, हाफ से नहीं, फुल एडर से। तो कितने बिट, 3 बिट यहाँ पर जोड़िए, मतलब यहाँ 3 इनपुट होंगे और उस वाले में 2 इनपुट होते हैं। नोट कर लो आप। तो फुल एडर का मतलब समझ में आया आपको? हमारे पास कोई 2 बिट है, कोई 2 बिट 0 0 है या 0 1 है या 1 0 है 1 0 1 1, तो हम उनको क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो हम अपनी 2 बिट को जब ऐड करने जा रहे थे तो हमने ये देखा कि क्या कोई पहले वाली बिट और तो एक्स्ट्रा नहीं पड़ी है। पहले वाली का मतलब जो पहले कभी सम किया होगा उसकी कोई बिट तो नहीं है, तो उसकी भी मान लो कोई बिट है, 1 है या 0 है, तो हम अपने रिजल्ट में उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये फुल एडर है। लेकिन जब हम हाफ एडर में काम कर रहे थे तो हमारे पास जो 2 बिट थी, हमें उनको जोड़ने से मतलब था, पहले क्या हुआ होगा उससे कोई मतलब नहीं था। लिख लिया आपने? आगे बढ़े हम लोग। देखें, इसके बाद हमारे पास ये आता, पहले हाफ एडर पढ़ा हमने, फिर हमने फुल एडर पढ़ा। अब हमारे पास क्या है, एन बिट पैरेलल एडर, ठीक है। एन बिट का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो है ऐसा जोड़ना हो 1 0 1 0 1 1 0 1, इस तरीके का नंबर हमको ऐड करना है आपस में, ठीक है। तो हम तो जोड़ लेते हैं इसको आराम से, बट इसको सिस्टम कैसे जोड़ता होगा, ठीक है। तो सिस्टम यहाँ पर क्या करता होगा कि फुल एडर का वो यूज करता है। किसका यूज करता है? फुल एडर का। तो जब फुल एडर का वो यूज करेगा तो यहाँ पर वो 0 और 1 को ऐड करने जब जा रहा होगा तो वो कैरी मान के चलेगा कि 0 है। कैरी कितनी है? 0। इनको ऐड कर देगा वो, तो यहाँ पर जब अगले स्टेप में वो ऐड करेगा तो फिर से एक फुल एडर अपना यूज हो चुका है, अब दूसरा फुल एडर यूज होगा। तो क्योंकि फुल एडर क्या कर सकता है, 3 ही बिट जोड़ सकता है, तो अब जब 3 बिट जुड़ गई तो एक फुल एडर खत्म, अब फिर से हम दूसरा फुल एडर यूज करें, तो फुल एडर यूज करोगे फिर से वो क्या ऐड करेगा, 0 1 0, तो इससे क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। फिर अब तीसरा फुल एडर यूज होगा, वो 1 0 1 को ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा, 0 होगा, तो इसको ऐड कर देगा। फिर एक अगला फुल एडर यूज होगा, वो इन सबको ऐड करेगा, ठीक है, जो भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि जैसे कोई नंबर ये है मान लो, तो ये हमारा है A0 A1 A2 और A3, और ये हमारे पास B0 B1 B2 और B3, ठीक है। तो हमें पहले A0 और B0 जोड़ने हैं। तो यहाँ से देखो आप समझो, सबसे पहले हमने क्या लिया, कैरी इन,
कैरी इन हम मान के चल रहे हैं, पहले कोई रही होगी, अगर नहीं रही होगी तो 0 होगी वो। जैसे हम यहाँ पे क्या माने थे अभी कि जो कैरी है वो कितनी है पहले की 0, तो वो या तो 0 रही होगी या 1 रही होगी। फिर हम लोग A0 B0 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे A0 B0, और इसका सम होकर के निकलेगा S0, इसका सम होकर के क्या निकलेगा S0। तो इनका सम जो है वो यहाँ पर S0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और जब इसका सम S0 आएगा तो साथ में एक कैरी भी निकलेगी, 2 नंबर जुड़ेंगे तो उसका सम भी निकलेगा, उसकी कैरी भी निकलेगी। अभी देखा था पीछे आपने, भूल गए सर्किट, भूल गए। उसमें 2 आउटपुट होते थे, एक S और एक C। तो ये एक S हमारा आउटपुट सम का हो गया और उन्हीं 2 का सम से जो कैरी बनी है उसका आउटपुट हुआ। तो ये जो आउटपुट निकला है ये अगले के लिए जब जाएगा, अगले के लिए, तो इनका काम करेगा, करेगा कि नहीं। तो इसकी जो कैरी थी C0 वाली वो अब यहाँ पर आ चुकी है। तो अब जब इसमें हमने कहा अगला हाफ फुल एडर यूज करेंगे तो ये कैरी, ये बिट और ये बिट, तो A1 B1 जो है वो तो बिट हो गई और ये वाली Cin आउट काम कर रही है, ठीक है। तो फिर जब A1 B1 जुड़ेंगे आपस में तो ये क्या निकलेगा S1 निकलेगा और इनकी जो कैरी होगी वो आउट होगी, बट ये अगले के लिए इनका काम करेगी। बात समझ रहे हैं। फिर से A2 B2 जुड़ेंगे, ये वाले नंबर और ये वाली कैरी भी जुड़ेगी, तो ये नंबर और इसकी जो कैरी यहाँ आई है वो जुड़ेगी, तो S2 निकलेगा और ये क्या निकलेगा C आउट इसका होगा बट C इन इसका होगा। फिर लास्ट बिट जुड़ जाएंगी, तो जो सम आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा S0 S1 S2 और S3। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये जो हमने शो किया है आपको, ये कितने बिट का शो किया है, जो शो हो रहा है बेसिकली, तो n बिट लिखा है हमने, बट एक्चुअली में ये 4 बिट के 2 नंबर है, 4 बिट के 2 नंबर है। n बिट हमने इसलिए लिखा है कि इसको और आगे बढ़ा लो, A4 B4 कर लो, यहाँ C इन तो हो ही चुका है, यहाँ पे S4 और आगे बढ़ा लो। तो जितने बिट का नंबर आपको जोड़ना है उतने फुल एडर हम लोग यूज कर सकते हैं। बात समझे। अगर 10 बिट का नंबर जोड़ना है तो कितने फुल एडर यूज होंगे 10 होंगे, ठीक है। 8 बिट का नंबर जोड़ना है तो कितने फुल एडर 8, ठीक है। तो एक फुल एडर कितनी बिट जोड़ सकता है, एक फुल एडर कितनी बिट जोड़ सकता है। तो अगर एक फुल एडर 3 बिट जोड़ सकता है तो 4 बिट को जोड़ने के लिए 2 फुल एडर से काम हो जाना चाहिए। सुनना हम ध्यान से क्या बोल रहे हैं। अगर एक फुल एडर 3 बिट जोड़ सकता है तो अगर हमको 4 बिट जोड़नी है तो हमें कितना चाहिए, 2 फुल एडर से काम हो जाएगा। एक से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 होंगी, 2 ले लेंगे तो 8 तक वो जोड़ सकता था, लेकिन 4 हमको जोड़नी है, जोड़ सकते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि 4 बिट अगर यूज करोगे तो आपको 4 फुल एडर की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंतर है, अब वो अंतर ये है कि जो फुल एडर है ना वो 3 ही बिट जोड़ता है। कितनी बिट जोड़ेगा 3 बिट। लेकिन हम लोग यहाँ पर बिट की बात कर रहे हैं कि फुल एडर के इनपुट में कितनी बिट जाएंगी, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो कितने बिट का नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, 4 बिट के 2 नंबर हैं। अगर हमने ये बोल दिया 4 बिट के 2 नंबर हैं, तो भाई 4 बिट के 2 नंबर लिखे तो ये 2 बिट तो हो ही गई, ये 2 बिट हैं और 1 बिट इन वाली, तो एक हाफ एडर इसके लिए यूज होगा। फिर आगे के लिए 2 बिट है, फिर वहाँ पर एक इन की होगी तो फिर से एक फुल एडर यूज होगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टोटल बिट काउंट करें तो हमारे पास कितनी है, कितनी है टोटल बिट। तो टोटल बिट फुल एडर के इनपुट में जाएंगी 3, लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो नंबर कितने बिट का है, 4 बिट का, ठीक है। तो इसके लिए एक फुल एडर, इसके लिए एक फुल एडर, एक इसके लिए और एक इसके लिए, समझ रहे हैं। तो अगर हमको 4 बिट का नंबर जोड़ना है, 4 बिट का नंबर का मतलब 4 बिट के 2 नंबर आपस में जोड़ने हैं, तो हर एक दोनों की बिट के लिए एक फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आप इसको नोट कर लें।
नोट हो गया कि नहीं? तो अभी जब हम आपकी क्लास कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आपको एक काम रहेगा, और वो काम ये रहेगा कि आपको गूगल पे डालना है हाफ एडर एंड फुल एडर MCQs। क्या डालोगे आप? हाफ एडर फुल एडर। तो उसमें एक आपकी वेबसाइट आएगी सैन फाउंड्री करके, ठीक है? तो उसमें 10 क्वेश्चन होंगे आपके, तो वो 10 क्वेश्चन आपको देख लेने होंगे। आगे बढ़े हम लोग। देखिए अब इसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लेक्सर। देखें भाई मल्टीप्लेक्सर, अच्छा इसका मतलब सबका समझ रहे हो ना आप? जैसे हमने हाफ एडर पढ़ा तो इसका यूज क्या होता होगा? एडिशन के लिए ना। तो इसका मतलब ये होता होगा कि जब आपका कंप्यूटर डिजाइन किया जाता होगा तो उस कंप्यूटर में हाफ एडर, तो उसका नाम दे दिया हमने, लेकिन हाफ एडर का तो अपना एक सर्किट है, लॉजिक गेट के थ्रू बनाओगे तो हाफ एडर का अपना एक सर्किट है। तो उस मदरबोर्ड में जो है वो सर्किट डिजाइन होता होगा, और वहाँ पे जब भी कभी 2 नंबर दिए जाते होंगे तो वो सर्किट वर्क करता होगा जब एडिशन का काम होता होगा। नहीं एडिशन का होता होगा तो वो सर्किट काम नहीं करता होगा। समझ रहे हैं बात? लेकिन आपको एक बात ध्यान होगी कि हमने आपको एक बार और बताया था कि जो सर्किट होते हैं सिस्टम में वो आपके बने नहीं होते हैं कहीं भी, ठीक है? वो एक थिंकिंग होती है, तो उस प्रोसेस से वो काम होता है। कहने का मतलब अगर हमें 2 बिट को जोड़ना है तो हाफ एडर की जो अप्रोच है उस अप्रोच से हम 2 बिट को ऐड कर सकते हैं। 3 बिट को ऐड करने के लिए फुल एडर वाली अप्रोच लगाएंगे। अगर आपको 2 नंबर जोड़ने हैं 3 बिट के, 3 बिट पहले वाले में 3 बिट दूसरे वाले में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? फुल एडर 3 लेंगे, ठीक है? 3 लेंगे, हम ऐसे बोल रहे हैं अपने लिए, लेकिन जब सिस्टम होता होगा तो ऐसा थोड़ी ना उसमें 100 बिट का नंबर डालेंगे तो 100 फुल एडर होंगे, उसमें एक ही होगा, वो रिपीटिशन में यूज हो रहा होगा बार बार। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में या इसमें तो आप क्वेश्चन टिक करोगे में 3 ज़रूरत होंगे, लेकिन सिस्टम तो वो एक ही कर लेगा, उसी में वो उसको बार बार रिपीट करता रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान। ऐसे ही हमारी अगली बात जो आती है वो किसकी आती है? मल्टीप्लेक्सर की। तो मल्टीप्लेक्सर में बेसिकली क्या होता है कि आप ये फिगर आपको ध्यान रखना है, जितने आप जो है इनपुट देंगे, जितने भी इनपुट दे लो, लेकिन वो आउटपुट आपको एक ही देगा। आउटपुट आपको क्या देगा? एक देगा, ठीक है? ये इनपुट है और ये हमारे पास क्या है? आउटपुट है। तो अब यही अब एक देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे इनपुट का इनको उसने जोड़ दिया और एक बना दिया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कभी क्या होगा कि ये जो सर्किट है वो सेलेक्ट करके ये वाला उधर कर देगा, कभी क्या करेगा? ये वाला जो है उधर शो कर देगा, ठीक है? ये वाला कभी उधर शो करेगा। कितने भी इनपुट हों बट वो आउटपुट के तौर पे एक वैल्यू देगा। समझ रहे हो? जैसे आप एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर जैसे 3 लाइनें बनी हैं, एक फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और तीसरी लाइन। क्यों बनी है? लोग खड़े हैं लाइन से, ठीक है? और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है। तो अब वो क्या कर रहा है कि एक बंदे को, जैसे मान लो आगे कोई टास्क हो रहा है, ठीक है, फॉर्म भरा जा रहा मान लो, तो वो बंदा क्या कर रहा है? तीनों में से पहले वाले बंदे को किसी एक लाइन से उठाया, वो किसी एक लाइन से, और उसको आगे कर दिया उसने, बाकी सारे खड़े हुए हैं जिटिज, ठीक है? फिर जब उसका काम हो गया तो उसने क्या किया? किसी फिर एक बंदे को किसी एक लाइन से उसने उठाया और उसको फिर से आगे कर दिया, बाकी सारे खड़े हुए, ठीक है? तो इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर का यूज हम कहाँ कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे इनपुट आ चुके हैं बट हमें उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। उनमें से कितना करना है? कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। बात समझ में हो गई? तो कितने भी इनपुट हो आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। तो मल्टीप्लेक्सर जो नाम दिए जाते हैं वो ऐसे दिया जाता है n/1। n/1 मतलब 2:1। 2:1 का मतलब 2 इनपुट हैं,
एक आउटपुट है। 4:1 4 है, और 8:1 5:1 नहीं होता है, 2 की पावर में होना चाहिए ये, ठीक है। 5 नहीं होता, 2:1 होगा, 4:1 होगा, 8:1 होगा, 16:1 होगा, ये हमेशा 2 की पावर में रहता है। बात इतनी क्लियर हो गई आपको। अब ध्यान से देखो आप, जैसे अगर हम आपको एक टास्क दें आपको कि इधर मान लो 2 लोग खड़े हुए हैं, कितने लोग खड़े हुए हैं? 2 लोग, ठीक है, 2 ही लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे पीछे जो है यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं और हमको एक को आगे करना है। तो हम एक को आगे कैसे करेंगे? ऐसा तो करेंगे नहीं जो पहले खड़ा उसको पहले आगे करें, ये प्रायोरिटी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। किसी को भी हम आगे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप? हाँ, कैसे करोगे आप? तो उसमें से जब आप उसको आगे कर रहे होगे तो एक तरीका तो आपके पास कि हेड टेल कर लो भाई। अगर वो लड़ रहे हैं आपस में या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप बोलो अच्छा हेड आएगा तो ये जाएंगे, टेल आएगा तो ये जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बाय द वे 4 लोग खड़े हैं, 2 थे तब तो हेड टेल कर लिया आप, अब 4 लोग खड़े हैं, बोले डाइस करोगे तो उसमें 6 भी आने की संभावना है, ठीक है। तो अब बेसिकली होगा क्या कि हमें उनको सेलेक्ट करने के लिए कुछ अपने पास अलग से रखना पड़ रहा है। आप डाइस बोल सकते हो या ऐसे कह लो डाइस ना हो, ऐसा कुछ हो जिसमें 4 नंबर हो, 1 2 3 4 हो। तो अगर पहला नंबर आएगा तो पहले वाले बंदे को, तीसरा आएगा तो तीसरे वाले बंदे को। तो यहाँ पर हम लोग उसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं? सेलेक्ट लाइन, ठीक है। जो डाइस आप बोल रहे हो, हेड टेल बोल रहे हो, वो क्या है हमारे पास? सेलेक्ट लाइन है। तो अगर यहाँ पर हम देखें, मान लो ये 2 ही इनपुट हैं, 2 इनपुट, कितने हैं? 2, एक ये सब नहीं है कुछ भी, 2 इनपुट हैं। तो हमारा एक ही सेलेक्ट लाइन से काम हो जाएगा। कैसे? कि अगर सेलेक्ट लाइन 0 है तो ये वाला पास करा दो, और अगर सेलेक्ट लाइन 1 है वैल्यू उसकी तो ये वाला पास करा दो। नहीं समझे आप? 2 लोग क्यू में खड़े हैं, 2 लोग इधर खड़े हैं, ठीक है। हमारे सामने एक लाइट लगी हुई है, मान लो उसमें 2 रेड और ग्रीन रहता है। तो हमको पहले से दिया गया इंस्ट्रक्शन कि रेड होगा तो इस वाले बंदे को भेज देना, ग्रीन होगा तो इस वाले को भेज देना। तो हम लोग क्या करेंगे? रेड होगा तो एक को सेलेक्ट करके भेज देंगे, नहीं रेड होगा ग्रीन होगा तो दूसरे को। तो ऐसे ही अगर हम बात करें 2 इनपुट हैं तो हमारी जो सेलेक्ट लाइन है वो एक ही काम कर जाएगी, एक, ये सारी ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। एक सेलेक्ट लाइन होगी तो अगर सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 है तो हम पहले से डिसाइड करके रखेंगे किसको भेजें, और अगर 1 है तब हम किसको, तो दूसरे को भेजेंगे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ऐसे ही अगर हमारे पास 4 इनपुट हों, 4 इनपुट, तो हमको 2 सेलेक्ट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? कि अगर मान लो 0 0 है तो हम पहली वाली इनपुट को पास कर दिए, अगर 0 1 है तो दूसरे वाले इनपुट को पास कर दिए, अगर 1 0 है तो तीसरे वाले इनपुट को पास कर दिए, और अगर 1 1 है तो चौथे वाले इनपुट को पास कर दिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब सिंपल सा ये, हमारे पास बहुत सारे इनपुट हैं बट हमें किसी एक को सेलेक्ट करना है उनमें से। तो उसमें से किसको सेलेक्ट करना है, इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं किसका? सेलेक्ट लाइन का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर 2 इनपुट हैं, 2 इनपुट, तो सेलेक्ट लाइन कितनी है? सेलेक्ट लाइन एक। आउटपुट में तो कन्फ्यूजन है नहीं, आउटपुट तो ये मल्टीप्लेक्सर 1 ही रखता है हमेशा। तो आप ऐसे कह सकते हो n इनपुट 1 आउटपुट। बात आएगी सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी। तो ऐसे ही अगर आपके पास 4 इनपुट हैं तो कितनी सेलेक्ट लाइन? 2 सेलेक्ट लाइन, ठीक है। अगर आपके पास 8 इनपुट हैं तो कितनी? 3 सेलेक्ट लाइन। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 2 की पावर n अगर इनपुट हैं तो n सेलेक्ट लाइन होंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि 16:1 मल्टीप्लेक्सर है, उसमें सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी? 16:1 है तो उसमें सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी? 4 होंगी। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सेलेक्ट लाइन 3 है तो इनपुट कितने होंगे? इनपुट कितने होंगे?
8 होंगे, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होगा, मल्टीपल इनपुट को सिंगल इनपुट में करेगा। m इनपुट होंगे, मतलब 2 की पावर n इनपुट होंगे, तो आउटपुट होगा 1 और n होंगी सेलेक्ट लाइन। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी मल्टीप्लेक्सर में, आउटपुट कितने होंगे, इनपुट कितने होंगे, इतनी सेलेक्ट लाइन है तो इनपुट कितने होंगे। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे ही हम पूछे 64 × 1 है, 64:1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो इसमें कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी, 6 होंगी। समझ रहे हैं? 5 सेलेक्ट लाइन है तो कितने इनपुट एक साथ किए जा सकते हैं, 32। समझ में आ गया? तो आप इसको नोट कर लें। नोट कर लिए आप? आगे बढ़े हम लोग। देखें भाई, तो यहाँ पर ये हमारी जो है एग्जाम्पल है 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1, 16:1, 64:2। ये एक एग्जाम्पल है और वो कौन सा है, 2:1 का। ठीक है, तो 2:1 का कैसे, अगर इसको हम समझें तो ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है 2:1, मक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, 2:1 का, इसमें 2 इनपुट हैं D0 और D1। एक हमारी सेलेक्ट लाइन होगी और यहाँ पर आउटपुट आपका रहा होगा Y। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि अनेबल, एक इन्होंने अलग से लिया है यहाँ पर E की वैल्यू, E की वैल्यू। ठीक है, तो E का मतलब है ये सर्किट ऑन कर दिया हमने या ऑफ कर दिया। E का मतलब अनेबल है, यहाँ पे अनेबल मतलब ये सर्किट ऑन या ऑफ। ठीक है, तो अनेबल जब हमारा है 0 तो मतलब सर्किट ऑफ है। तो जब सर्किट ऑफ है तो सेलेक्ट कुछ भी हो, सेलेक्ट से कोई मतलब है नहीं, वो आउटपुट 0 ही देगा। 0 मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। यहाँ 0 1 का मतलब वो नहीं है नंबर, 0 का मतलब है कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। बट अनेबल 1 है, इसका मतलब ये सर्किट ऑन है। तो ये सर्किट जब ऑन हो गया है तो अगर सेलेक्ट 0 है तो उसने D0 को आउटपुट दे दिया, समझे कि नहीं। और अगर अनेबल है ही है वो और सेलेक्ट अगर 1 है तो उसने D1 को आउटपुट दे दिया। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलो। ये मतलब एक समझ लो बटन है, ऑफ है तो कोई कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब 0 ही आना है रिजल्ट। जब ऑन होगी तब ये काम करना शुरू करेगा। तो ये सेलेक्ट लाइन 1 है, तो हमने बताया जब एक ही है तो इसका वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो हमने ये डिसाइड कर दिया 0 होगा तो D0 वापस करेगा, D1 होगा तो D1 वापस करेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे 4:1 बनाना हो तो D2 और D3। अब सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी हमारे पास, 2 होंगी, S1 और S2। तो S1 और S2, तो अब आप लिखोगे कि S1 भी 0 है, S2 भी 0 है, तो D0 आउटपुट आ जाएगा। समझ रहे हो? ये 0 है, ये 1 है तो D1 आउटपुट आएगा, 1 1 है तो 1 0 है तो D3, दोनों ही 1 1 है तो D4। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये 2:1 की टेबल जो है वो आपको शो की गई है। आगे बढ़े हम लोग, ये तो समझ में आ गया होगा, नोट बाद में कर लीजिएगा आप। देखें अब इसके बाद आता है हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर जो था उसका जस्ट अपोजिट होगा ये। वो क्या कर रहा था, बहुत सारे इनपुट थे, उनमें से किसी एक को वो आउटपुट के तौर पे दे रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि एक आपके पास इनपुट है
एक इनपुट है और उसको वो मल्टीपल में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इनपुट है और बहुत सारे आउटपुट हैं। तो यहाँ पर भी वो ई का मतलब तो समझ ही रहे हो आप, अनेबल। S0 S1 का मतलब भी समझ रहे हो आप, क्या, सेलेक्ट लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता होगा, जैसे 1:2 है, तो इसका मतलब अगर आप एक इनपुट दिए हो तो 2 आउटपुट मैक्सिमम बन सकते हैं। कितने आउटपुट बनेंगे, 2 आउटपुट। अगर आप यहाँ पर एक दिए हो तो हम उसको 4 में भी ब्रेक कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर कितना भी एक इनपुट दो, एक को हम चाहे तो 2 में ब्रेक कर लें, चाहे तो 4 में ब्रेक कर लें, चाहे तो 8 में ब्रेक कर लें। अब ऐसा हम क्यों करते होंगे, तो आप ये सोचो कि जैसे कंप्यूटर कुछ यूज कर रहा है और उसके पास कुछ डेटा ऐसा आ गया जिसमें बहुत बल्क में डेटा है, बल्क में। अब CPU की उतनी क्षमता नहीं है, तो हो सकता है वो आधा आधा करके कर सकता है ना। पहले उसने आधा इनपुट ले लिया, फिर उसने आधा और ले लिया, या फिर हो सकता है वो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर ले। इनपुट एक ही है उसके पास, बट उस एक इनपुट को वो क्या कर रहा है, 4 सेक्शन में उसने डिवाइड कर दिया, फिर उसको वो सॉल्व कर रहा है। या हो सकता है एक इनपुट है, उसी इनपुट को वो 8 सेक्शन में डिवाइड कर ले। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या होता है, एक इनपुट होगा और उसको 2 की पावर n आउटपुट में वो चेंज कर सकता है, ठीक है। 2 की पावर n आउटपुट में चेंज कर सकता है। तो सेलेक्ट लाइन कितनी ज़रूरत होंगी, इसमें भी n होंगी। अगर एक को 4 में, एक को 2 में करना है तो एक ही सेलेक्ट लाइन से काम हो जाएगा। एक को 4 में करना है तो सेलेक्ट लाइन को 2 यूज होगी। अगर एक को 8 में करना है तो सेलेक्ट लाइन 3 यूज होंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप सीख गए। अब देखो लिखा गया, पढ़ लो थोड़ा सा। डीमल्टीप्लेक्सर परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर दैट इज रिसीव्ड वन इनपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट ओवर सेवरल आउटपुट। इट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड n आउटपुट, m सेलेक्ट लाइन, ठीक है। एट अ टाइम ओनली वन आउटपुट लाइन इज सेलेक्टेड बाय द सेलेक्ट लाइन, ठीक है। एंड द इनपुट इज ट्रांसमिटेड टू द सेलेक्टेड आउटपुट लाइन। डीमल्टीप्लेक्सर इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल पोल मल्टीपल वे स्विच, ठीक है, ये नाम है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है आपसे, इन्होंने ये कहा है कि ये सारे जो हैं, मतलब इसने जो है इसको ब्रेक कर दिया। अब जब ये ब्रेक कर दिया है तो इसमें से कौन सा सेलेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, सेलेक्ट लाइन पे। बात समझ पा रहे हैं। उसने इसने क्या काम किया, इसने इसको जो है, जो एक इनपुट था उसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद आगे तो कुछ पास करना होगा, तो इनमें से आगे क्या पास करोगे वो डिसाइड करेगा कौन, सेलेक्ट लाइन, ठीक है। बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन को हम 2 में ब्रेक कर रहे हैं, तो एक को हमने 2 में ब्रेक कर दिया। अब इस 2 में से आगे कौन सी पास करनी है तो वो सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेगा। अगर इसकी ये एक सेलेक्ट लाइन है, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हमने ये वाली आगे पास कर दी, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये वाली आगे पास कर दी। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, काफ़ी से एक बना देता है, काफ़ी इनपुट से एक इनपुट। और डीमल्टीप्लेक्सर एक इनपुट से काफ़ी सारे आउटपुट बना देता है। सेलेक्ट लाइन उतनी होंगी जितना 2 की पावर बनती है। 2 की पावर 5 होगी तो 5 सेलेक्ट लाइन की ज़रूरत हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो इसमें भी ये लिखा है 1:2 का हो सकता है, 1:4 का, 1:16 का, 1:32 का। आगे देखें। अब हमारे पास क्या आता है, बोलो, डिकोडर, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में एक चीज़ कॉमन थी कि एक साइड में एक होता था, एक साइड में एक। मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट एक होता था और डीमल्टीप्लेक्सर में इनपुट एक होता। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2 4 5 इनपुट भी हो सकते हैं और 2 4 5 आउटपुट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या खासियत है कि अगर आप n बिट ले रहे हो, n बिट मतलब 3 बिट, मतलब 3 आपने ली, यहाँ पर कितनी ली, 3, 1 2 3। तो हम इसको जब आगे निकालेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8 निकलेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। अंतर क्या हुआ, पहले क्या था, बहुत सारे थे, 1 था बहुत सारे। अब क्या है,
कुछ होंगे उससे कुछ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो आप 3 इनपुट पास कर रहे हो तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 की पावर 3 में, मतलब 8 आउटपुट में वो पास कर देगा। उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, डिकोडर। क्या बोलते हैं, डिकोडर। ऐसे ही क्या होता होगा, इनकोडर। तो इनकोडर जस्ट इसका उल्टा होगा कि 2 की पावर n पास करेंगे तो वो n आउटपुट देगा। समझ रहे हो आप, इसमें n इनपुट होंगे तो 2 की पावर, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा कि 3 इनपुट हैं तो डिकोडर में कितने आउटपुट होंगे, 3 है तो कितने होंगे 8। तो 3 के लिए तो 8 सारे ही बता देते हैं, लेकिन अगर उसमें ये कह दिया जाए 4 होंगे तो कितने आउटपुट होंगे। तो 4 से अगर देखें तो 4 से 2 भी बनाया जा सकता है, 2 और 4 से 16 भी बनाया जा सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, 4 से 2 भी बना सकते हैं, 4 से 16 भी। अगर 2 की पावर 4 कर देंगे, 2 की पावर, जैसे ये 4 है हमारे पास तो 2 की पावर 4 16 हो जाएंगे। अगर हम इसको 4 मान रहे हैं तो n की वैल्यू 2, तो वो बन जाएगा इनकोडर। बात समझे कि नहीं। तो हमने सीधे लिख दिया है n2, बिट नहीं हटा दो, n2 2 की पावर n इनपुट होना चाहिए, ठीक है, n इनपुट 2 2 की पावर n आउटपुट। क्लियर है कि नहीं। तो अगर इसमें हम ऐसे बोलें आपसे कि इसका जो एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो आप दे सकते हो 2:4, 4:16, 8:64, ये डिकोडर होंगे। हाँ 128, 256, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर कैसा था हमारा, 4:1, 8:1, 16:1। डीमल्टीप्लेक्सर कैसा था, 1:2, 1:4, 1:16। अब हम लोग आ गए डिकोडर पे, तो डिकोडर कैसा होगा, 2:14। तो जैसे ये 2:4 लिखा है इसका मतलब 2 इनपुट 4 आउटपुट, ठीक है। 4:16 मतलब 4 इनपुट और 16 आउटपुट। क्लियर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर पढ़ लो थोड़ा सा, अ डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट हैज एन इनपुट एंड टू द मैक्सिमम m इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये 2 की पावर n आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है डिकोडर इज आइडेंटिकल टू अ डीमल्टीप्लेक्सर विदाउट एनी डेटा इनपुट, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों एक ही हो जाएंगे अगर इसको हम एक कर दें। ये जो इनपुट हैं ये अगर सारे ना करके एक ही इनपुट कर दिया जाए तो डीमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर में कोई अंतर बचा, ये भी ज़्यादा आउटपुट कर देगा, इनपुट एक है वो भी क्या कर देगा एक, ठीक है। इट परफॉर्म ऑपरेशन विद आर एग्जैक्टली अपोजिट टू द इनकोडर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एक 2 से 4, ठीक है, 2 to 4 डिकोडर का। समझ लो इसको क्या है, जैसे ये 2 आपने किए हैं इसको वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, 4 में, D0, D1, D2 और D3। तो हमने ये 2 इनपुट दिए तो 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अब आउटपुट आपका क्या होगा, आउटपुट तो अब ये 1 0 0 का मतलब ये है कि D0 सेलेक्ट हुआ है, D0 सेलेक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब ये 0 0 था तो D0 वाला आगे पास हो जाएगा, अगर ये 0 1 होगा तो D1 वाला आगे पास हो जाएगा, अगर ये 0 1 0 होगा तो D3 वाला होगा, और अगर ये 1 1 होगा तो D4 वाला हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो डिकोडर ने क्या किया, 2 थे उसको उसने बदल दिया 4 में, ठीक है। तो इसका मतलब जितने इसके कॉम्बिनेशन है उतने आउटपुट है। तो वो हमने पहले भी बताया आपको, 2 होगा तो 4, 3 होगा तो 8 और 4 होगा तो 16। ये टेबल समझ में आ गई आपको। इसके आगे देखें आप, बात आती है, ये डायग्राम इन्होंने बनाया है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, इन लोग नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, अलग से बना देते, देखें आप। तो आपके पास ए बी है, तो हमारे पास कितने थे वो कितनी आउटपुट लाइन आई थी, 4, एक D0, एक D1, एक D2, एक D3। तो D0 कब आई थी,
जब दोनों ही 0 थे। D1 कब मिला था? A 0 था और ये क्या था? 1 था, तो D1। ऐसे ही 1 0 D2 और दोनों ही 1 तो D4। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं आपको? भाई 2 इनपुट हैं तो हमने ये देख लिया किसको हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इनकोडर जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टे ही हमने बताया आपको कि आपके पास लाइन होंगी जितनी 2 की पावर n इनपुट होंगे तो n आउटपुट होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो अभी तो आपको ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है भी आसान, लेकिन एग्जाम में गलती ये हो जाती है कि इनकोडर और डिकोडर में 2 की पावर n किधर था। समझ रहे हैं गलती कहाँ होती है कि 2 की पावर n इनपुट होते थे कि आउटपुट होते थे। ठीक है, तो आप एक के लिए याद कर लो, किसी के लिए दोनों ना याद करो, दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज जाओगे। आप एक के लिए याद करो, ठीक है, चाहे इसके लिए कर लो चाहे उसके लिए। तो अगर आप इसके लिए याद कर रहे हो तो आप ये याद रख लो कि इनकोडर में 2 की पावर n इनपुट होते हैं, तो 2 की पावर n इनपुट होते हैं तो आउटपुट अपने आप समझ जाओगे। डिकोडर का जस्ट इसका उल्टा कर लोगे। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में ये याद रखोगे कि एक जो है एक तरफ रहता है, तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है? एक आउटपुट, और डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट। बात समझ गए इतना कि नहीं? बोलो। बाकी हमने क्वेश्चन भी बताया आपको कि जैसे अगर 16:1 का मल्टीप्लेक्सर है तो उसमें कितनी सेलेक्ट लाइन यूज होंगी? तो 4 यूज होंगी। ठीक है, अगर कोई मल्टीप्लेक्सर ऐसा है जिसमें 3 सेलेक्ट लाइन है तो उस मल्टीप्लेक्सर को क्या बोलेंगे? 16:1, 8:1, 4:1, तो 8:1। क्लियर हो गया? तो ये हमारा सब कुछ था इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। ये सारे कॉम्बिनेशनल हैं क्योंकि इसमें प्रीवियस से कोई मतलब नहीं, जो इनपुट है उसी पर काम हो रहा है। सीक्वेंशियल सर्किट में आते हैं आपके फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में पिछली स्टेट मायने रखती है। सारा काम होता है किस पर? पहले स्टेट क्या रह चुकी है, तो वो हमारा बोला जाता है सीक्वेंशियल। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, बट इतना सब कुछ तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, आपका निमसेट में काम आ सकता है, नहीं निमसेट में काम आएगा, जेएनयू में काम आ सकता है, नहीं जेएनयू में आएगा तो सीईटी में आ सकता है, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, समझ गए इतनी बात? चलो तो